सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो लास्ट क्लास में हमने अपना देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किस तरीके से उसकी स्टेटमेंट है, क्या क्या उसके एग्जांपल्स है और किस तरीके से हमें उसको समझना है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर से, वो आ जाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये भी हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर पॉइंट। चलो जी, स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। यहाँ पर आ जाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन थोड़ा सा फर्स्ट वाले से ही रिलेटेड है। मीन्स जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है वो जैसा फर्स्ट में उसको मतलब कि एक तरह से थ्योरी में बताया हुआ है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में उस चीज़ को क्या है, थोड़ा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या आता था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट थी वो बोलती थी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर क्या लगेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। ये हमारा क्या आता था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता था। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता है कि अगर कोई बॉडी में हमारे पास कोई भी किसी भी तरीके का चेंज आता है, अगर वो बॉडी रेस्ट से क्या जाती है, मोशन में जाती है, या फिर अगर वो क्या करती है, वो बॉडी मोशन से रेस्ट में आती है, या फिर वो अपनी क्या करती है, डायरेक्शन को चेंज करती है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगी, सब मतलब बाहर से कोई ना कोई हमारी फोर्स लगी होगी। तो जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, जो मोशन है या फिर हमारे पास जो भी बॉडी है उसमें क्या होगा, चेंज होगा। ये हमारे पास बोलते हैं हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम बिल्कुल और अच्छे से समझते हैं। मैं यहाँ पर आपका नोट्स भी ओपन कर लेता हूँ। आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है और जो रफ नोटबुक है और जो आपका पेन है साथ में अपना रख लेना। यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। यहाँ पर मैं आप एक सेकेंड हेडिंग लगा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, ये आ जाता है हमारे पास सेकंड जो आता है, ये आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, ये आ जाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास एक नई टर्म भी आएगी जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, मोमेंटम को ही समझते हैं। देखो मोमेंटम जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, इसका मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है p इज इक्वल टू एम वी। मतलब p क्या होता है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जो भी बॉडी है उसका जो मास है और वो किस वेलोसिटी से चल रही है, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। ये तो आगे इसकी हमारी सिंपली मैथमेटिकल डेफिनेशन। और अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग समझे तो ये हमारा बताता है अमाउंट ऑफ मोशन। मतलब हमारी एक जो बॉडी है वो कितना मोशन कर रही है, उस बॉडी के अंदर कितना मोशन है, उसको हमारी कौन सी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी बताती है, वो हमारी क्या बताती है, ये मोमेंटम बताती है। कोई किसी बॉडी का अगर मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मतलब उसका जो मास है और वेलोसिटी है, इन दोनों में से या तो एक फैक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर ये दोनों फैक्टर ही हमारे क्या है, ज़्यादा आते हैं। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी बॉडी के पी की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब वो बॉडी क्या कर रही है, वो अमाउंट ऑफ मोशन भी उसमें क्या है, ज़्यादा आता है। ठीक है, ये आ जाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ, ये एक सेकंड, तो हाँ ये आ जाता है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलो जी आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास चीज़ आएगी जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है कि अगर कोई बॉडी में अगर हमारे मोशन में कोई भी चेंज हो रहा है, मोशन में चेंज का मतलब कि मोमेंटम में चेंज, क्योंकि मोमेंटम ही क्या है, मोमेंटम हमारा अमाउंट ऑफ मोशन है। तो अगर हमारे पास कोई बॉडी में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, उस बॉडी के मोशन में क्या होगा, चेंज होगा, इसका मतलब उस बॉडी का मोमेंटम हो गया, वो क्या होगा, चेंज होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, मान लो फॉर एग्जांपल हमारा फाइनल मोमेंटम p2 था और हमारा इनिशियल मोमेंटम हमारा p1 था। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, p2 माइनस का p1। ये हमारे पास क्या आ गया, p2 माइनस p1 का आ गया। और p2 की वैल्यू क्या होगी, देखो बॉडी का जो मास है वो तो हमारा सेम ही रहेगा, उसको आप कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो मोशन कर रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म कर रहा है, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है, मास तो हमारा सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हम मास लिख देते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हमारी v हो गई और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हम अपना u मान लेते हैं। क्लियर पॉइंट। ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम को हमने इस फॉर्म में अपना लिख लिया। क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम अगर हम देखेंगे तो एम वी माइनस का एम यू अपॉन हम क्या कर देंगे, हम अपना टी कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी माइनस का यू बाय टी। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ भाई, मैंने एम क्या ले लिया, एम मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया और जो वी माइनस यू था वो अंदर आ गया और टी मेरा नीचे चल ही रहा है। अब आपको पता है एम वी माइनस यू बाय टी वो किसके इक्वल होता है, वो मेरा ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम अपना, यहाँ पर हमारा ये प्रोपोर्शनल का साइन चलेगा
इसको मैं प्रोपोर्शनल, ये मैंने एरो नहीं लगानी चाहिए थी, हाँ जी, ये क्या होता है प्रोपोर्शनल, यहाँ पर आएगा प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल, मतलब जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अपना कितना अपनी मास और एक्सेलेरेशन, मतलब यहाँ पर आ गया चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब आपको पता है मोमेंटम पर यूनिट टाइम हमारा जो चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट देना होगा जिसको हम के देते हैं MA, और ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, F इज इक्वल टू MA हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर हमारी किसी बॉडी का मास 1 kg है, ठीक है जी, और अगर किसी बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू K इंटू 1 जो कि आ जाएगा F इज इक्वल टू K, मतलब कि इसको एक सेकेंड, F इज इक्वल टू 1K के इक्वल हमारे पास आ जाएगा, और F इज इक्वल टू 1K ही हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 1 यूनिट न्यूटन, ठीक है जी। जो K की वैल्यू क्या होगी, वो हमारी क्या आ गई, 1 यूनिट न्यूटन हमारी क्या आ गई, फोर्स आ गई। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू MA, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। मीन्स अगर मैं किसी भी बॉडी पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो कितना फोर्स लगा रहा हूँ, मैं उस बॉडी का मास और उस बॉडी में जो मोशन में चेंज आया, मीन्स बेसिकली उसके एक्सलेशन में जो चेंज आया, उन दोनों को प्रोडक्ट करके क्या निकाल सकता हूँ, फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ से हमारा नया कंसेप्ट भी आ गया फोर्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, बट हमने यहाँ पर अपना मैथमेटिकली देख लिया, मैथमेटिकली हमारा फोर्स किस तरीके से आता है। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू MA, या फिर मैं फोर्स बोल सकता हूँ, फोर्स मेरा किसके इक्वल होता है, फोर्स मेरा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी हम अपना नोट्स NCERT में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग आ गया। ये जो चेंज इन मोमेंटम है, हमारा चेंज इन मोमेंटम वो P2 P1 के जो डिफरेंस है उसके इक्वल होगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, फोर्स F इज इक्वल टू MA के इक्वल आ जाता है, जो कि हमने अपना यहाँ पर चेकआउट कर लिया किस तरीके से हमारी चीज़ें आती हैं। क्लियर है। चलो जी हम अपना नेक्स्ट चीज़ लेते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या जाता है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हमारे पास एक कुछ मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन आती है, जो कि आती है, हम इसे यहाँ पर देखते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन द एक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब अपने डे टू डे लाइफ में इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं। किस तरीके से, हैव यू एवर नोटिस दैट वाइल द कैचिंग द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। मतलब ये आपने भी क्या होगा, ये कई बार देखा होगा कि मतलब जब अपना अगर कोई फास्ट मूविंग बॉल है उसका अगर कैच लेते हैं, तो वो यहाँ पर मतलब ऐसे पकड़ने के बाद थोड़ा सा हाथ को क्या करते हैं, पीछे की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कंसेप्ट लगता है, यहाँ पर हमारे पास लगता है कंसेप्ट जो कि होता है हमारा, मुझे लगा छींक आएगी, हाँ यहाँ पर हमारे पास लगता है इम्पैक्ट टाइम। इम्पैक्ट टाइम भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको इम्पल्स भी बोल सकते हैं। वैसे इम्पल्स हमारी एक अलग चीज़ होती है, इम्पल्स को हम अलग टॉपिक आएगा उसको अलग चीज़ में समझेंगे। यहाँ पर आ जाता है हमारा इम्पैक्ट टाइम। अगर हमारी कोई बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, मोशन में चेंज हो रहा है, और उस चेंज को क्या, उस चेंज का जो इम्पैक्ट टाइम है अगर वो हम उसको बढ़ा दे, तो हमारे पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम बोलते हैं अपना इम्पैक्ट टाइम। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल थी, तो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अगर हमारे पास आ रही है, अगर मैं उसको अपना हैंड में मतलब कि कैच करता हूँ, तो कैच करने के बाद अगर मैं उसको बहुत स्लोली क्या करता हूँ, मतलब कि अपने पास लेके आता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास जो बॉडी की स्पीड मतलब कि जो मतलब अपने पास मतलब कि मैंने क्या बढ़ा दिया, यहाँ पर इम्पैक्ट टाइम बढ़ा दिया। मेरे जो हाथ पर बॉल लगनी थी बहुत तेज़ी से, उसका क्या बढ़ गया, इम्पैक्ट टाइम बढ़ गया। और इम्पैक्ट टाइम बढ़ने की वजह से जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चेंज इन मोमेंटम है, यहाँ पर आपका चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, वो टाइम के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो अगर आपका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, तो आपका चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बेसिकली जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सिंपल आपका क्या जाता है, मीनिंग आ जाता है किस चीज़ का, हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो इम्पैक्ट टाइम है वो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, चलो जिसको आगे और थोड़ा रीड करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ हमारे पास वैल्यूएबल चीज़ आएगी। यहाँ पर आता है हमारे पास टाइम ड्यूरिंग, सब कुछ वही आ गया। इफ़ द बॉल स्टॉप्ड सडनली देन द हाई वेलोसिटी डिक्रीज टू 0 इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम उसको एकदम से वहीं पर कैच करके यहीं पर होल्ड कर लेंगे तो इम्पैक्ट टाइम 0 हो जाएगा, और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो एकदम से 0 होगी। इस वजह से हमारे पर क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, और हमें वो क्या करेगा, बेसिकली हर्ट कर सकता है। क्लियर है। ठीक है, द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी लार्ज, और चेंज इन मोमेंटम होगा वो लार्ज होगा। क्यों, अगर टाइम की वैल्यू क्या होगी, टाइम की वैल्यू कम होगी, तो ऑटोमेटिकली फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से हमें क्या लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बॉल को रोकने के
लिए ये हमारे पास सिंपल आ जाता है इम्पैक्ट टाइम से रिलेटेड। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है जी, यहाँ पर आपके बेसिकली दो फॉर्मूले आते हैं। एक तो आ जाता है हमारे पास F = m में। आप इस टॉपिक से क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल आने वाले हैं तो यहाँ पर आप अपने जो फॉर्मूलेज हैं वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है सबसे पहले F = क्या आता है, वो मेरा ma के इक्वल आता है और एक्सीलरेशन आपका क्या होता है v - u/t के इक्वल होता है। थर्ड आपका जो फॉर्मूला आता है मोमेंटम p = mv के इक्वल आपका होता है। फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट आपकी मीटर/सेकंड² होती है और जो आपका मोमेंटम होता है मोमेंटम की यूनिट आपकी होती है किलोग्राम मीटर/सेकंड आपकी क्या होती है, आपकी यूनिट होती है। ठीक है जी, एक आपका फोर्थ फॉर्मूला आता है F = नया फॉर्मूला नहीं है बट जो आपका मोमेंटम की फॉर्म में यहाँ पर आप लिख सकते हो कि mv - mu/t, ये आपका क्या आता है, एक नया फॉर्मूला आता है। नया नहीं है वैसे तो, मतलब कि जो हमने अपना डेरिवेशन किया था उसी से हमारा निकल के फॉर्मूला आता है। बेसिकली आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, इन 3 की हेल्प से आपके सारे न्यूमेरिकल होंगे। चलो जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करते करते हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पर हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, हल्का सा जुकाम हो गया है, चलो कोई नहीं। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोलता है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी का जो मास है वो 5 kg आता है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। जो बॉडी का मास है वो 5 kg और 2 सेकंड पर उस पर कुछ फोर्स लगता है। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7 मीटर/सेकंड, और जो उस पर वो जो फोर्स लग रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 से 7 हो जाती है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। एक तो हमें क्या निकालना है, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, साथ साथ नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड एट द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, अगर वो फोर्स 5 सेकंड के लिए लगती तो हमारे पास क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कितनी हो जाती है। तो हमें इसका मतलब क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप देखते जाना, क्वेश्चन को समझो। देखो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल 8.1। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सबसे पहले तो वो आप अपना लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मेरे को क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मास बॉडी का कितना है, वो आपका 5 kg आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको टाइम दी हुई है, टाइम आपका कितना आता है, 2 सेकेंड आता है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको 2 सेकंड ही दिया हुआ है। फिर आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 7 मीटर/सेकंड होगी। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 3 मीटर/सेकंड आपकी थी। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, F = आपका क्या होता है, ma के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे। मास तो आपको पता है, मास कितना है, वो आपका 5 kg है, तो 5 आपने लिख दिया। अब एक्सीलरेशन A आपको नहीं दे रखा, बट A का आपको फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, v - u/t, तो ये हम यूज़ करेंगे। 5 × v कितना है, वो 7 - 3/t है। टाइम आपका कितना है, 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 × 7 - 3, 4/2, 2 2 जा, और ये आ जाएगा 5, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, हाँ ये आपका आ गया 5 2 जा 10। तो यहाँ पर आपका आ गया 10 न्यूटन। ये आपकी क्या आ गई, फोर्स आ गई। अब आपकी फोर्स क्या लगी हुई, इतनी लगी हुई है। अब उसने सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछा था, अगर जो आपका टाइम है वो 5 सेकंड हो जाए, तो सिंपल टाइम को 5 सेकंड कर दो, ये आ जाएगी F2 क्या आ जाएगा, वही मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, मास तो 5 kg है। एक्सीलरेशन v - u 7 - नहीं, उसने फाइनल वेलोसिटी पूछी है ना, तो फोर्स तो आपका उतनी लगेगी। आपका आ जाएगा 7, आप अपना v रख दोगे और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 3 थी, अपॉन टाइम कितना लग गया, 5 सेकंड आपका टाइम लग रहा है। तो उसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ अलग नहीं किया, सिंपल वही फॉर्मूला लगाया। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि अगर फोर्स अपना वही लगा हुआ है और टाइम में क्या लगा दूँ, 5 सेकंड के लिए फोर्स जो है वो लग रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला ये लगा, 5 से 5 मेरा कट गया। F2 मतलब कि F2 नहीं, F ही रहेगा। फोर्स कितनी लगी हुई थी, फोर्स मेरी क्या थी, 10 न्यूटन थी। तो 10 = क्या आ जाएगा, v - 3, और v उधर जाके प्लस हो जाएगा 13 मीटर/सेकंड = मेरे पास क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आता है। क्लियर पॉइंट। चलो आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो क्या कहता है, उसने बोला है कि व्हाट वुड बी रिक्वायर ऑफ द ग्रेटर फोर्स एक्सीलेटिंग, मतलब कि किस बॉडी को क्या होगी, मतलब किस केस में ज़्यादा फोर्स हमें रिक्वायरमेंट होगी, एक्सीलेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर/सेकंड², या फिर और 4 kg मास एट 2 मीटर/सेकंड²। तो किस में हमारी क्या लगेगी, फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो हम दोनों केसेस में क्या निकाल के देख लेते हैं, हम दोनों केसेस में फोर्स निकाल के देख लेते हैं। तो चलो देखो F1 क्या होगी, हमारे पास वही फॉर्मूला तो m में ही लगेगा। फर्स्ट बॉडी का मास कितना है, वो 2 kg है, और एक्सीलरेशन उस पर कितना लग रहा है, 5, तो 5 2 जा 10 न्यूटन मेरी क्या आ गई, F1 आ गई। ऐसी मैं F2 निकालूंगा। F2 कितनी है, बॉडी का मास है ma, बॉडी का मास मेरे पास कितना है, वो 4 है, और एक्सीलरेशन मेरे पास कितना है, वो 2 है। 4 2 जा 8 न्यूटन। तो ये आ गई मेरी F2, और यहाँ पर मेरे को दिख रहा है जो मेरे F1 है वो ग्रेटर देन है F2 से। मीन्स हमारे पास क्या लगेगी, फर्स्ट केस में
हमारे पास जो फोर्स है वो हमें ज़्यादा लगानी होगी। मीन्स जो 2 kg का मास है उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन देने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास आता है 8.3। इसमें वो क्या कहता है कि अ मोटर कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक मोटर कार है, मतलब कार है बेसिकली, जो कि वेलोसिटी इतने से मूव कर रही है। तो वो इनिशियली मूव कर रही है, तो ये इसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी 108 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, जो भी आपको मैथमेटिकल चीज़ें दी हुई है उनको सिंपल लिखना स्टार्ट कर दो, वहीं से आपका जो न्यूमेरिकल है वो हाफ अपना सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है, जो मैथमेटिकल चीज़ें उनको बेसिकली लिखना स्टार्ट कर दो। फिर इसने बोला इफ़ इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो ब्रेक लगाने के बाद वो क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और उसको कितना टाइम लगा ये काम करने में, मतलब रुकने में उसको 4 सेकंड उसको क्या लगी, ये लगा। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड, मतलब हमें बताना है कि इस पर कितना फोर्स लगा होगा। अगर उस बॉडी का मास कितना है, उस बॉडी का मास क्या है 1000 kg आपका, उस मतलब कार और अलोंग द पैसेंजर, मतलब टोटल मास जो गाड़ी का आ जाता है वो आपका 100 kg आपका आ जाता है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, अब देखो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको जो भी मैथमेटिकल चीज़ है वो सब कुछ लिख लेनी है। सेकंड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आता है वो आपका आता है जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई है उन सब की यूनिट्स आपको चेकआउट करनी है और उन सबको क्या लेके आना है, ऐसा यूनिट में लेके आना है। तो यहाँ पर 108 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे। मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा 18 6 और ये आ जाएगा 6 30 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ गई, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी आपकी आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो आपके पास क्या होता है, फोर्स इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। मास आपका बॉडी का कितना है, वो आपका 1000 मास आता है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, v माइनस का u/t। ठीक है, तो F फोर्स आपकी निकल जाएगी 1000 इंटू v कितना है, v आपका 0 है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, वो आपकी 30 थी। ठीक है, अपॉन टाइम आपको कितना लगा, टाइम आपको लगा था 4 सेकंड। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, बस इसको सोल्व करना है। तो 1000 इंटू माइनस का 30/4। ठीक है जी, चलो यहाँ पर आ जाएगा 15 जा और 2 जा और 2 500 जा। तो F की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 15 5 जा 75 और 00 वो भी माइनस का। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी 7500 इतने न्यूटन। हाँ, यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यूनिट आपको आंसर में ज़रूर लगानी है वरना आपका हाफ मार्क्स वहाँ पर कट जाएगा। तो ये आपका सिंपल आ जाता है, फोर्स आ जाती है। अब यहाँ पर नेगेटिव फोर्स आ रही है। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स। मतलब आपकी फोर्स किस तरफ लगी है, गाड़ी को रोकने के लिए लग रही है और गाड़ी क्या है इस तरफ जाके रुक रही है। मतलब कि एक तरीके से जो आपका मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आती है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आता है, कहाँ गए थे, हाँ यहाँ पर थे। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ये आपका आ जाता है एग्जाम्पल आपका आता है 8.4। इसमें बोला है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर। एक फोर्स लगा बॉडी पर, ठीक है, लिख लेते हैं F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, फोर्स लगा ऑफ मास m1 और जो उस बॉडी का मास है वो मेरा क्या आता है, m1 आता है। और यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस बॉडी का एक्सीलरेशन हो गया। अब मास m2, एक दूसरी बॉडी है जिस बॉडी का मास क्या है वो m2 आता है। ठीक है, उसको कितना एक्सीलरेशन हो गया, उस बॉडी का एक्सीलरेशन हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। मतलब अगर दोनों बॉडी के जो मासेस हैं उनको मैं ज्वाइन कर दूं तो वहाँ पर मेरा क्या लगेगा, मेरे पास कितना एक्सीलरेशन आ जाएगा। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सीलरेशन दिस ना एंड। अच्छा, दोनों पे फोर्स इक्वल लग रही है तो यहाँ पर भी मेरी 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो पहले तो मैं जो m1 m2 की वैल्यू है वो निकाल लूँ, तभी तो मैं दोनों को ऐड करके पता लगा पाऊंगा ना कि फाइनल मास मेरा कितना होगा। तो यहाँ पर मेरा F इज इक्वल टू क्या होगा, m के इक्वल होगा। F मेरा है m, एक्सीलरेशन कितना है मेरा 10 है, तो यहाँ से मेरी जो 5/10 m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 मेरा अब क्या आ जाएगा, हाफ kg मास आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही मैं यहाँ पर m2 निकाल लूँगा। m में F इज इक्वल टू, F की वैल्यू रख देते हैं, F मेरा कितना है 5 ही था, मास पता नहीं, और ये आगे 25/20 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या आ गई 1/4 kg। ठीक है, मेरे पास m1 m2 मेरे पास आ गया। अब जो फाइनल मास आ जाएगा वो m1 प्लस का m2 के इक्वल आएगा। m1 कितना है वो हाफ है, प्लस का m2 कितना है वो 1/4 है। सिंपल एलसीएम लेंगे 4, ये आ जाएगा 2 प्लस का 1, ये आ जाएगा मेरा 3/4 kg। मेरा इतने का आ जाएगा, सिंपली मेरा मास आ जाएगा। सिंपली
कैलकुलेशन पार्ट है तो आप सोल्व ही कर लोगे। अब यहाँ पर मेरा पास न्यू मास ये आ गया, मेरे को एक्सेलेरेशन बताना है। अगर मेरे पास उतनी फोर्स लगी होगी तो F इक्वल टू क्या होगा, एम में होगा। फोर्स कितनी लग रही थी, वो 5 न्यूटन लग रही थी। मास कितना आ गया, वो 3/4 kg आ गया। एक्सेलेरेशन मेरे को निकालना है तो 5 × 4/3 इज इक्वल टू A। तो 5 4 जा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना मेरे पास क्या आ जाएगा। अगर मैं दोनों मासेस को क्या कर दूँ, ज्वाइन कर दूँ और मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाऊँ तो उन दोनों बॉडी का जो मतलब जो बॉडी एक बन जाएगी, दोनों बॉडी का जो मास जुड़ के ये एक बॉडी बन जाएगी, उसका एक्सेलेरेशन 20/3 मेरे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ग्राफिकल आता है। ग्राफिकल के भी आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर आते हैं और ग्राफ से क्वेश्चन आप क्या करते हो, इजीली भी कर सकते हो। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पोल ऑफ द मास 20 ग्राम। तो यहाँ पर आपको मास कितना दे दिया, वो आपको 20 ग्राम आपको मास दे दिया। मूविंग अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन ऑन द लॉन्ग टेबल इज गिवन इन दिस, मतलब इसमें दे रखा। तो मतलब कि उसका अगर उसकी वेलोसिटी 20 थी, 0 टाइम पर वेलोसिटी थी और 10 सेकंड पर जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 10 सेकंड पर जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो 0 हो गई। मतलब वो किस चीज़ में आ गई, रेस्ट में आ गई। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है हाउ मच, क्वेश्चन ये रहा, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट रेस्ट। मतलब कि उसको हाउ मच फोर्स, उसने कितनी फोर्स लगाई होगी अगर बॉडी किस चीज़ में आ गई, रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बेसिकली क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स हमारे पास क्या होती है, F इक्वल टू मेरे पास क्या होती है, ma के इक्वल होती है। तो F निकालनी है। मास कितना है बॉडी का, वो 20 ग्राम है। 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन v माइनस का ut होता है। v कितना है मेरे पास, 0 है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी अगर आप यहाँ से देखो तो वो कितनी आती है, 20। यहाँ पर आप देखो ये आपकी 20 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है ना, हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। चलो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मीटर में करेंगे तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम अब 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आ जाएगा मीटर पर सेकंड। 10 से 10 2 1/5, तो ये आ जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा। और टाइम कितना लगा उसको, मतलब रेस्ट में जाने के 0 से लेके 10 सेकंड, मतलब उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकंड मेरे को टाइम लगा। तो सिंपली हमें बेसिकली ये सोल्व करना है। होप करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। देखो फॉर्मूला लगाया सिंपल वही, F इक्वल टू एम में मेरे पास F, तो F की जगह F लिख दिया। और जो मास था वो मास मेरा कितना था, 20 ग्राम था। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड। और यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। और नीचे टाइम मैंने क्या रख दिया, t रख दिया। ठीक है जी, चलो अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो इस 10 से 10 आपकी कट जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/100 इंटू ये आ जाएगा 1/5 इंटू 10। ठीक है, चलो सोल्व। और कुछ कट रहा है और कुछ नीचे, वैसे नीचे अगर 0 होती है तो कोशिश करो आप ना ही काटो। तो 2 ये आ जाएगा 5000। तो ये हमारे पास इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ये फोर्स आएगी ना, हाँ जी, इतनी मेरे पास क्या लगेगी, न्यूटन फोर्स आपके पास लगी होगी। इसको और आप सोल्व करते हो 2 1 2 2500, तो 1/2500 इतने न्यूटन आपकी क्या लगेगी, उस पर फोर्स लगेगी। ठीक है जी, आप फोर्स ही पूछा था ना उसने। हाँ जी, हमारे पास ये आपका आ जाता है। पॉइंट में भी लिख सकते हो, ये आपका आ जाएगा 0.0004 न्यूटन। और हाँ ध्यान रखना ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि 0 माइनस ये समथिंग, तो ये नेगेटिव में चलेगी। नेगेटिव आप नेगेटिव साइन हटा भी सकते हो। अगर यहाँ पर आप क्या लिख दो, नेगेटिव फोर्स आप लिख दो, मतलब फोर्स आप कितनी लगी अगर लास्ट में आप स्टेटमेंट लगा। क्लियर पॉइंट। चलो जी, ये सब कुछ आपके पास क्या आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, चलो होप करता हूँ आपके सारे जो न्यूमेरिकल्स है और जो पूरा ये जो लॉ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है पॉइंट। चलो जी, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है, वो हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे जो अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है, बिल्कुल उसको अच्छे से समझने वाले। होप करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।